Hello, welcome to the Triple S Educational Platform. My name is Saksham Madia and I welcome you all here in this another interesting video of this series. हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारा टारगेट है 1000 एमसीक्यूज को कंप्लीट करने का, जिसमें से अभी तक हमने 150 एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लिया है और ये है हमारा पार्ट नंबर 4, वीडियो नंबर 4 है जिसमें हम नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी सेक्शन को, जिसमें हम लोग अराउंड 300 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर हम केमिस्ट्री में भी इसी तरीके से डिस्कस करेंगे और फिजिक्स में भी इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। So here is the first question for today. First question क्या कह रहा है? Camel is a desert animal. Camel is a desert animal that can live without water for many days because हम सभी को पता है कि कैमल जो है वो एक डेजर्ट एनिमल है और वो पानी के बिना जो है वो सरवाइव कर सकता है। बट द क्वेश्चन हमें ये बताना है कि बिकॉज उसका क्या रीजन है, वो कैसे पानी के बिना सरवाइव कर सकता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज इट डज नॉट नीड वाटर। सो ये ऑप्शन तो खुद ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है ना, क्योंकि वाटर तो उसको चाहिए होता है, थोड़ा चाहिए होता है बट वाटर तो चाहिए होता है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। देन वाटर इज फॉर्म्ड इन द बॉडी ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट। नो, अगर वाटर उसकी बॉडी में खुद ही बन जाएगा तो फिर उसको वाटर जो है वो बाहर से क्यों लेना है। तो ये ऑप्शन भी जो है वो क्या है, गलत है। सी ऑप्शन इज इट हैज अ वाटर सैक इन द वॉल्स ऑफ द ल्यूमिन ऑफ द स्टमक। स्टमक की अगर हम लोग बात करें तो अगर सपोज इस तरीके का कुछ स्टमक दिखता है, इस तरीके का होता है कुछ स्टमक। अगर स्टमक की हम लोग बात करें तो स्टमक के अंदर का ये जो खाली पार्ट होता है इसको बोलते हैं ल्यूमिन। तो ल्यूमिन की जो वॉल होती है, मतलब ये वाली जो पूरी की पूरी वॉल है, इस वॉल के ऊपर कुछ सैक प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर वाटर स्टोर होता है और उसी वाटर को वो थोड़ा थोड़ा करके यूज करता है। सो इसका मतलब द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Which of the following components of the blood is responsible for clotting? ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मतलब एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले भी पूछा गया और हमने इसको डिस्कस किया है। तो ऐसा ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? सो द राइट आंसर हियर इज प्लेटलेट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। हु इज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी? होम्योपैथी की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका फाउंडर कौन है, मतलब किसने, हम किसको मानते हैं फाउंडर ऑफ द होम्योपैथी? सो द राइट आंसर फॉर दिस इज सैम्यूल हाइनमैन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टैटिक होते हैं, जिनमें अगर हमको डाटा याद है तो ही हम उनको कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन। फाउंडर ऑफ होम्योपैथी इज डैश। नेक्स्ट वन। डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड डैश। देखो, जब भी फर्टिलाइज हम जब भी बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे क्या बनता है, एग बनता है। बट अगर कभी फर्टिलाइजेशन के बिना ही एग बन जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, अगर वहां पर भी एग बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। सो द राइट आंसर इज पार्थिनोजेनेसिस। अगर कभी एग की डेवलपमेंट हो जाती है विदाउट द फर्टिलाइजेशन तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. Okay, so हमको लिस्ट 1 में कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उसका कॉज दिया हुआ है, सो हमें मैच कर रहा है। अगर हम वीक साइट के लिए मैच करेंगे तो वीक साइट किससे मैच होगी, किसकी वजह से होगी? अगर वीक साइट जो है वो सिम्टम है तो उसका कॉज क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। सो ए के लिए हमारा आ जाएगा 2। एनीमिया के लिए देखेंगे तो एनीमिया किसकी वजह से होगा? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। सो बी के लिए क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगर हम लोग सी के लिए देखें, दैट इज स्किन प्रॉब्लम, तो स्किन प्रॉब्लम के लिए हमारा क्या आ जाएगा? विटामिन सी। और उसके बाद अगर हम लोग डी के लिए देखें, ब्रेकिंग ऑफ द बोन्स, तो ब्रेकिंग ऑफ द बोन्स के लिए क्या आ जाएगा? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। सो ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए? 2 1 3 4। ओके, बट यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं इसमें कोई भी ऐसा मैच नहीं हो रहा है, बट इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? 2 1 3 4। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस यूज्ड ऑन पेशेंट्स विद अफेक्टेड किडनी द फिनोमेना इन्वॉल्व इज डैश। देखो,
जो डायलिसिस की प्रोसेस होती है पेशेंट्स में, जिसमें किडनी जो होती है वो अफेक्ट हो गई होती है, किडनी अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, तो उन पर्सन की बॉडी में क्या करना पड़ता है, डायलिसिस करना पड़ता है। अब ये जो डायलिसिस है, इसमें कौन सा फिनोमिना या कौन से प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होती है, कौन सी प्रोसेस इसमें होती है, सो दैट इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो कैसे होता है, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, इसका रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और डायलिसिस के प्रोसेस में कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑस्मोसिस का। नेक्स्ट, what is the normal blood sugar level of a human being? So normal blood sugar level की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होता है, less than 100 को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। अगर 100 से ऊपर हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम जो है वो डायबिटीज की स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे है वो भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर वन जो है दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो तो जो नियर टू 100 है, मतलब लेस देन 100 है, जो वो यहाँ पर है 80 to 90 mg per dl। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म होमो सैपियंस। अगर होमो सैपियंस की बात करते हैं तो होमो सैपियन जो होता है वो ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर एस जो है वो क्या आएगा, स्मॉल आएगा। जब भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो जो पहला हम वर्ड लिखते हैं उसको बोलते हैं जीनस, जो दूसरा वर्ड लिखते हैं उसको बोलते हैं स्पीशीज। जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आता है और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल आता है। तो होमो सैपियंस हम ह्यूमंस को बोलते हैं। तो होमो सैपियंस का लिटरल मीनिंग है मैन द वाइज। क्या मतलब हुआ कि एक बुद्धिमान व्यक्ति। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स द गैस इवॉल्व्ड इज डैश। फोटोसिंथेसिस जब होती है प्लांट में तो कौन सी गैस जो है वो इवॉल्व होती है, सो दैट इज ऑक्सीजन। और कौन सी गैस है जिसको वो यूज करता है, सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। बट हमें बताना है कि इवॉल्व कौन सी होती है, सो दैट इज ऑक्सीजन। Next one, next question is, the seeds of certain plants fail to germinate if they do not pass through the digestive tract of the fruit eating birds। क्या रहा है कि कुछ प्लांट्स होते हैं, उनके सीड्स होते हैं, वो जर्मिनेट नहीं कर पाते अगर वो कुछ फ्रूट ईटिंग बर्ड्स के डाइजेस्टिव ट्रैक में से पास नहीं होंगे। तो कुछ सीड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई सीड्स। कुछ ऐसे ड्राई सीड्स होते हैं जो कि तब तक जर्मिनेट नहीं कर पाते जब तक वो किसी फ्रूट ईटिंग बॉडी के, जो फ्रूट ईटिंग कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई बर्ड है, उसकी बॉडी के अंदर ना जाए और वहां से वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा बाहर ना आ जाए। अब ऐसा क्यों करना पड़ता है, दिस इज ड्यू टू द सीड कोड इम्परमेबिलिटी। क्या मतलब हुआ इसका, ड्राई सीड जो होता है वो एकदम ड्राई होता है और वो क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। इम्परमिएबल मतलब उसके अंदर जो है वो कुछ भी नहीं जा सकता। बट जब सीड की जर्मिनेशन होनी है तो सीड के अंदर क्या होता है, वाटर का जाना जरूरी होता है, बट ड्राई सीड में वाटर नहीं जा पाता। तो इसीलिए वो जो सीड, जब बर्ड्स उन सीड्स को खाते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, तो वो सीड जो है उसके बाद उनकी जो मेम्ब्रेन सीड जो होती है, उसकी आउटर लेयर जो होती है वो कैसी होती है, परमिएबल हो जाती है और उसके अंदर जो होता है वाटर चला जाता है। तो फिर वो सीड जो होते हैं जर्मिनेट होने के लिए सही हो जाते हैं, उनमें जर्मिनेशन हो जाती है। सो द राइट आंसर इज सीड कोट इम्परमेबिलिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 161, सुक्रोज कंटेंट इन शुगर केन डिक्रीजेस डैश। ठीक है, हमें यह बताना है कि शुगर केन गन्ना जो होता है उसका जो सुक्रोज कंटेंट है वो डिक्रीज होता है कब। हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, इफ हाई रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, इफ फ्रॉस्ट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइपनिंग, इफ देयर इज अ फ्लक्चुएशंस इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट, इफ देयर इज अ हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइपनिंग। देखो, अब हमसे ये बात कर रहा है, ये जो चार के चार ऑप्शंस दिए हैं ना, ये चारों के चारों ऑप्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं शुगर केन को अफेक्ट करते हैं। बट हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि सुक्रोज का जो कंटेंट है शुगर केन के अंदर वो किस वजह से डिक्रीज होगा। देखो, प्लांट जो होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। तो अगर हाई रेनफॉल होगा, अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाएगा, तो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो क्या होंगे, वहां से चले जाएंगे, फ्लो हो जाएंगे वाटर के साथ ही। अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे वो फ्लो हो जाएंगे वाटर के साथ ही। तो इसका मतलब क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्लांट को, शुगर केन को, उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिल पाएंगे ग्रो होने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर बी जो है, इफ फ्रॉस्ट अकर ड्यूरिंग
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइपनिंग। अगर राइपनिंग के टाइम पे फ्रॉस्ट हो जाएगा तो उससे जो है इस प्लांट को इफेक्ट पड़ेगा, बट सुक्रोज कंटेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फ्रॉस्ट की वजह से। प्लांट को इफेक्ट पड़ेगा बट सुक्रोज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन इज इफ देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ, टेम्परेचर की वजह से भी सुक्रोज कंटेंट को कोई उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हाई टेम्परेचर होगा अगर राइपनिंग के टाइम से, उससे भी सुक्रोज कंटेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन चारों ऑप्शंस में से ये चारों के चारों ऑप्शन जो है वो शुगर केन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे, बट अगर हम सुक्रोज कंटेंट की बात करें तो वो तब डिक्रीज होगा जब हाई रेनफॉल होगा। हाई रेनफॉल की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के वो सारे क्या होंगे, लीच आउट हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, सुक्रोज कंटेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Next one, the concept of the survival of the fittest was first advocated by. So survival of the fittest जब हम बात करते हैं तो ये concept किसने दिया था? So the person is Darwin. So Darwin ने इस बारे में बताया था survival of the fittest। इसका मतलब ये है कि हाँ, अगर हमारे पास कोई एक एरिया है, इस एरिया में अगर सपोज ये एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और ये एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो यहाँ पर अगर सिर्फ लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स हैं तो जो इन दोनों ऑर्गेनिज्म में से फिट होगा, मतलब अगर ये वाले ज्यादा फिट होंगे तो ये सरवाइव करेंगे, अगर ये वाले ज्यादा फिट होंगे तो ये वाले सरवाइव करेंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो चीज थी किसने बताई थी, डार्विन ने। नेक्स्ट वन, deficiency of vitamin D in children causes dash. So this is simple question, विटामिन डी की deficiency अगर children में हो जाएगी तो उससे जो disease होगी that is option number C, that is rickets. Moving to the next one, in man the normal number of chromosomes is dash. अगर humans की बात करें, man की बात करें, तो जो normal cells होते हैं उसमें जो number of chromosomes होते हैं वो कितने होते हैं, 46, या फिर इसी 46 को हम बोल सकते हैं 23 पेयर्स। ये हो गया नॉर्मल सेल्स के बारे में। अगर मैं बोलूंगा सेक्स सेल्स के बारे में या फिर अगर मैं बोलूंगा गैमेट्स के बारे में, तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स। हाफ हो जाएंगे 23 क्रोमोसोम। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ऑप्शन इज स्कर्वी इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्कर्वी जो है वो किसकी वजह से होती है, सो इट इज बिकॉज ऑफ ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिकॉज ऑफ विटामिन सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज डैश। देखो अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो पहले क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, उसके बाद क्या होगी, रेस्पिरेशन का प्रोसेस उसमें होगा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट जो है वो क्या करता है, इनऑर्गेनिक चीजों को यूज करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इनऑर्गेनिक चीजों को यूज करके उसको ऑर्गेनिक चीजों में कन्वर्ट कर देता है। अब उसके बाद क्या होता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है जिसको ग्लूकोज बोलते हैं। तो वो ग्लूकोज जो है रेस्पिरेशन के केस में उस ग्लूकोज की जो है वो ऑक्सीडेशन होती है। सो राइट ऑप्शन जो होगा वो इसका क्या होगा, रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। अब जब रेस्पिरेशन के आगे फिर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, कुछ रिडक्शन भी होती हैं, कुछ ऑक्सीडेशन भी होती है, तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन हम उसको बोलते हैं। बट रेस्पिरेशन के पहले स्टेप जो होता है मेनली, उसमें जो प्रोसेस होती है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस द ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब। वेरी इजी क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Tamiflu is a frontline drug against dash. तो ये क्वेश्चन जब पूछा होगा उस टाइम पर जो बर्ड फ्लू था वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी के लिए जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन्स हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि उसकी जो डिफरेंट वैक्सीन्स हैं वो मतलब कौन सी उसमें से mRNA बेस्ड वैक्सीन है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए, कौन सी DNA बेस्ड वैक्सीन है वगैरह। ओके, सो राइट आंसर फॉर दिस इज तमी फ्लू जो है वो एक ड्रग था, एक ड्रग बनाया था किसके अगेंस्ट, इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू के अगेंस्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 169। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई एक्सेसिव हीटिंग एंड रिपीटेड यूज ऑफ द कुकिंग ऑयल आर मोस्ट अनडिजायरेबल। बहुत बार हीट करना और कुकिंग ऑयल को बहुत ज़्यादा बार यूज करना वो इतना ज़्यादा अनडिजायरेबल क्यों है। सो द अप्रोप्रिएट रीजन इज द कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस लाइक बेंजीप्रीन आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। सो द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी,
सो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द ऑयल वेपर कैन कॉज इंडोर पोल्यूशन। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इंडोर पोल्यूशन जो है उसके तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सो इस वजह से इसको हम मोस्ट अनडिजायरेबल नहीं बोलेंगे। न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ द फूड इज लॉस्ट, नहीं, इस वजह से भी हम उसको अनडिजायरेबल नहीं बोलेंगे। लॉस एंड वेस्टेज ऑफ ऑयल, तो इस वजह से भी अनडिजायरेबल नहीं बोलेंगे। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज हेयर कि इसके थ्रू एक बेंजीप्रीन एक कंपाउंड होता है जो यहाँ पर उसके रिलीज होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन्ड शीप वाज, ओके। सो जैसे हम लोग बात करते हैं क्लोनिंग की, क्लोनिंग का मतलब होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है जिससे एक और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। क्लोन जो होता है वो हमेशा उस जब भी वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा, अगर एक पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होगा अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देने में, तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे वो क्या है, क्लोन है। और क्लोन किस में बनता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। क्लोन जो है वो बनता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो क्लोन जो था, फर्स्ट जो क्लोन्ड शीप बनाई गई थी उसका क्या नाम था, डॉली। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। थ्रू फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स जनरेट इनऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर न्यूट्रिएंट। अभी मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस में क्या जनरेट होता है। फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को जो है वो यूज किया जाता है, और क्या जनरेट होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स वहां पे जनरेट होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, लैक इज प्रोड्यूस फ्रॉम। ठीक है, लैक एक कंपाउंड होता है। लैक जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है, तो एक कुछ हमारे पास लैक इंसेक्ट्स होते हैं, लैक इंसेक्ट्स उनको बोलते हैं, उनके थ्रू जो है ये लैक प्रोड्यूस होता है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी एंड इंसेक्ट। ऑप्शन नंबर 173 क्वेश्चन, क्वारंटाइन रेगुलेशन इज कंसर्न्ड विद। क्वारंटाइन की जब हम लोग बात करते हैं, ये वर्ड पिछले 2-3 साल में काफी ज्यादा चर्चा में है और सबने सुना भी है। तो क्वारंटाइन रेगुलेशन इज कंसर्न्ड विद डैश। ऑप्शन नंबर 1, ग्रोइंग ऑफ बेटर वैरायटीज ऑफ द प्लांट, नहीं, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 2, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म, यस, दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि क्वारंटाइन में हम लोग क्या करते हैं, सपोज अगर हम लोग सपोज इंडिया और श्रीलंका की बात करते हैं, अगर श्रीलंका से एक फ्लाइट इंडिया में आ रही है, तो अगर हमको उनको क्वारंटाइन करना है, तो हम उन लोगों को फ्लाइट से उतरने के बाद एक स्पेशल एरिया में रखेंगे, और वहां पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या इसमें से कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज तो नहीं है। सो प्रिवेंशन ऑफ द एंट्री ऑफ द डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब होता है क्वारंटाइन रेगुलेशन। ऑप्शन 4 कह रहा है स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड ओवर डिजीज प्लांट, नो। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म, नो। आइडेंटिफाई करने के लिए तो हम टेस्टिंग वगैरह यूज करते हैं, क्वारंटाइन होता है कि एंट्री को रोकने के लिए डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म के। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ डैश। तो टॉक्सिकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है टॉक्सिक, तो टॉक्सिक मीन द पॉइजन। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, पॉइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormone is released in excess quantity during excitement? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी होता है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये रिलीज होता है जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं हमारी बॉडी में, ताकि ये हमारी बॉडी को जो है एकदम फोकस कर सके। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बर्ड्स इज नोन एज, वेरी गुड क्वेश्चन। सो जब हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बर्ड्स, तो बर्ड्स के लिए हम लोग उस स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी हम उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। मैलाकोलॉजी जो होती है, ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉलस्क्स जो होते हैं उनको स्टडी करते हैं मैलाकोलॉजी में। हर्पिटोलॉजी जो होते हैं, इसमें हम लोग रेप्टाइल्स वगैरह को स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हर्पिटोलॉजी। और लिम्नोलॉजी जब हम लोग एक्वेटिक बॉडीज को स्टडी करते हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं लिम्नोलॉजी। तो राइट आंसर होगा साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a non poisonous snake? हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है, कोबरा, डायरोफिस, इलैप्स एंड पाइथन। इन सब में से नॉन पॉइजनस जो स्नेक होता है, दैट इज द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, पाइथन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? देखो, ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम लोग अगर बात करें, तो आज के टाइम पे तो बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब मेडिसिन हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम जिस मेडिसिन को यूज किया गया था ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलिन। सो पेनिसिलिन को जो है वो सबसे पहले यूज किया गया था इस पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज हाईली अफेक्टेड बाय द न्यूक्लियर रेडिएशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा न्यूक्लियर रेडिएशन से। तो ऐसा कौन सा ह्यूमन, अगर कोई चीज रेडिएशन से हमको देखना है कि कौन ज्यादा इफेक्ट होगा, तो ऐसा कौन सा हमारा बॉडी का पार्ट है जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होता है एटमॉस्फेयर से। सो दैट इज स्किन। सबसे ज्यादा स्किन जो होती है उसका सरफेस एरिया होता है और उसमें क्या होता है, वो एक्सपोज होता है बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होगा वो किसको होगा, रेडिएशन की वजह से। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्किन। नेक्स्ट वन इज ऑलिव रिडले इज अ फेमस डैश, ठीक है। ऑलिव रिडले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑलिव रिडले जो है ये एक स्पीशीज है, टर्टल की स्पीशीज है। ऑलिव रिडले जो है वो टर्टल की स्पीशीज है। ये जो ऑलिव रिडले है ये क्या करता है, ये पैसिफिक ओशन में रहता है और पैसिफिक ओशन से ये इंडिया का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है जहां पर ओडिशा वगैरह स्टेट्स हैं, इस साइड पर ही आता है और यहाँ पर आके क्या करता है, एग ले करता है। तो ये जो स्पीशीज है ऑलिव रिडले टर्टल की, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। So olive ridley is a famous turtle species. Next question, the standard audible capacity of a healthy human being as per WHO in the range of। अगर audible capacity की बात करें तो उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, डेसिबल्स में। तो अगर हम लोग ह्यूमंस के बारे में देखें तो उसके केस में जो स्टैंडर्ड ऑडिबल कैपेसिटी है वो कितनी होगी, अराउंड 5 to 10 डेसिबल्स। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनस सार्क इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर डैश। सो जॉनस सार्क जो है इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो है वो इन्वेंट करी थी, एंड दैट इज फॉर पोलियो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर इज अ डिजीज वेयर वी फाइंड द अनकंट्रोल्ड डैश। कैंसर जो डिजीज होती है इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो अनकंट्रोल्ड होती है, क्या वो सेल डिवीजन है, सेल स्वेलिंग है, सेल इन्फ्लेमेशन है, या सेल डिफॉर्मिटी है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेल डिवीजन जो है वो सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर। इसीलिए अगर किसी एरिया में कैंसर हो जाता है तो वहां पर हमको अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देखने को मिलती है। सो दैट ग्रोथ मीन्स वहां पे जो सेल्स है उनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Next question, lac which is used as a sealing wax is produced by dash। Question repeat हुआ है, so important है। So option number C is the right answer, insect here is the right answer। Next question, triple vaccine is administered to a newborn baby immunized against dash। ट्रिपल वैक्सीन जो है इसका एक और नाम है, इसको हम लोग डीपीटी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें डी का मीनिंग होता है डिप्थेरिया, पी का मीनिंग होता है पर्ट्यूसिस, और पर्ट्यूसिस को हम लोग वूपिंग कफ भी बोलते हैं, और टी का मीनिंग होता है टेटनस। सो इन ऑप्शन नंबर 1 मीजल्स यहाँ पे गिवन है, मीजल्स इसमें नहीं आता, सो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी में डिप्थेरिया यस, टेटनस यस, और वूपिंग कफ को भी हम क्या बोलते हैं, पर्ट्यूसिस बोलते हैं, पी पर्ट्यूसिस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये जो वैक्सीन होती है ट्रिपल वैक्सीन जिसको डीपीटी बोलते हैं, ये वैक्सीन जो होती है ये इन तीनों टाइप की डिजीज को ट्रीट करने में हेल्प करती है। So, moving to the next question. Next question is on the screen. Yes, 186. Here we have to tell an antibiotic is dash। ठीक है, देखो एंटीबायोटिक जो होती है वो उसको जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी उनसे भी वो बनती है, और कुछ एंटीबायोटिक्स जो है जिनको हम लोग सिंथेटिक भी बनाते हैं। और एंटीबायोटिक जो होती है ये किसके अगेंस्ट काम करती है, ये काम करती है बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी जो ऑप्शन है यहाँ पर लिखा हुआ है अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लड सेल्स। सो ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि ब्लड सेल्स से जो है, ब्लड सेल में एक टाइप होता है WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनसे जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज, बट यहाँ पे पूछ रहा है एंटीबायोटिक्स। तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन, ये भी गलत हो गया ऑप्शन। अब हमारे पास ऑप्शन बच गया ए और बी। अब ए और बी ऑप्शन में से हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है अ केमिकल सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन सेल अगेंस्ट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नो, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। यहाँ पर हमें बताना है एंटीबायोटिक्स के बारे में से। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द राइट ऑप्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल द अदर इज ऑप्शन नंबर बी, अ केमिकल सिंथेसाइज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें मेनली फंगस से जो है एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होते हैं अगेंस्ट अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें मेनली आते हैं बैक्टीरियाज वगैरह। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर। सो लीवर जो है उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो विटामिन के जो है उसको सिंथेसाइज कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट पार्ट, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड डिवाइड ऑफ द कार्पसल्स इज कॉल्ड। तो ब्लड जो होता है, अगर ब्लड में से हम सारे के सारे जो सेल्स है उसको निकाल देंगे, कॉर्पसल्स का मतलब होता है सेल्स, अगर सेल्स सारे के सारे निकाल देंगे ब्लड में से, तो जो पार्ट हमारे पास रह जाएगा फ्लूइड पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं सीरम। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्ट मुरमुर इंडिकेट डैश। अगर हम लोग हर्ट की बात करें तो ये वाला हर्ट सिर्फ बाकी चीज़ों के लिए होता है, पढ़ने के लिए हम लोग हर्ट को इस तरीके से कंसीडर करते हैं। हर्ट जो होता है इसमें 4 वैल्व होते हैं, ठीक है? हार्ट में 4 वैल्व होते हैं, जिसमें ये वाले जो इसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑरिकल, इसको हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो टोटल 4 वैल्व होते हैं हार्ट में, ठीक, सॉरी, सो टोटल 4 यहाँ पे सेक्शंस होती हैं हार्ट के अंदर। अब इसके अंदर जो है वो क्या होता है, हार्ट मर्मर साउंड, जो यहाँ पर ये जो वाला जो एरिया होता है, जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसको मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई कस्पिड वाल्व, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई कस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाई कस्पिड वाल्व। और ये जो हर्ट में मरमर की साउंड है, ये किस वजह से आती है, अगर ऐसी कोई साउंड आती है तो इसका मतलब ये जो वाल्व है इनमें कोई प्रॉब्लम है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिफेक्टिव वाल्व। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। The language used in writing the scientific name of the animals is dash। देखो, साइंटिफिक नेम की जब हम लोग बात करते हैं, अगर सपोज हमको मेज जो होती है, मक्की जो होती है, मेज का अगर हमको साइंटिफिक नेम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, जिया मेज, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, जिसमें इसको अंडरलाइन भी करेंगे जीनस और स्पीशीज को। तो साइंटिफिक नेम्स लिखने के लिए एनिमल्स के साइंटिफिक, ये तो एक प्लांट हो गया, वैसे ही बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, तो एनिमल्स के जो साइंटिफिक नेम है उनको लिखने के लिए कौन सी लैंग्वेज का मेनली हम यूज करते हैं। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है, लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड लैंग्वेज, मतलब ये ऑफिशियली किसी भी कंट्री के, कोई भी कंट्री इसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज नहीं करती है। इसीलिए साइंटिफिक नेम्स को लिखने के लिए इस लैंग्वेज को यूज किया है, ताकि सब लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाए और सब लोग इसको इक्वली इंपॉर्टेंस दें और लर्न करें। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, राइप ग्रेप्स कंटेन। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि राइप ग्रेप्स कंटेन, तो उस हो सकता है उसमें ये चारों चीजें प्रेजेंट हो, जैसे कि ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज भी प्रेजेंट होता है, बट हमें ऐसे क्वेश्चन में ये देखना होता है कि सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है। सो सबसे ज्यादा जो राइप ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज फ्रक्टोज शुगर। सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआरआई। एमआरआई जो होता है उसकी क्या फुल फॉर्म होती है, सो दैट मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द टीथ। टीथ की अगर हमको स्टडी करनी है तो उस स्टडी को क्या बोलेंगे, ओडोंटोलॉजी उसको हम लोग बोलेंगे। अगर ऑर्थिनोलॉजी, अभी मैंने आपको बताया किसके बारे में, बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स की स्टडी को। फिनोलॉजी हम लोग बात करते हैं जब हम लोग मतलब चेंजेस को डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होती हैं, तो उनके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको फिनोलॉजी बोलते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी जब हम लोग यूनिवर्स की बात करते हैं, उसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the enzyme in whose presence glucose and fructose are converted into alcohol। तो ग्लूकोज जो है वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है किसकी प्रेजेंस में, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज जाइमेज। जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो है ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में। सो ऑप्शन नंबर टी इज द राइट आंसर। द स्टडी ऑफ द विसरल ऑर्गन्स इज डैश। वेरी गुड क्वेश्चन। विसरल ऑर्गन्स का मतलब होता है सॉफ्ट ऑर्गन जो हमारी के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, जैसे लीवर हो गया, इस तरीके की एग्जांपल्स आ गई। तो इनकी स्टडी जो हम लोग करते हैं, उस स्टडी को स्पेसिफिकली बोलते हैं स्प्लैंकोनोलॉजी, उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर टी। बट बाकी जो ये तीन है, एंजियोलॉजी हम लोग बोलते हैं जब हम लोग सर्क्यूलेटरी सिस्टम को स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग ब्लड वेसल्स को स्टडी करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम को स्टडी करते हैं बॉडी के, उसको बोलते हैं एंजियोलॉजी।
आर्थ्रोलॉजी हम लोग बोलते हैं जब हम लोग बॉडी के जॉइंट्स को स्टडी करते हैं, तो उस चीज के लिए हम टर्म यूज करते हैं आर्थ्रोलॉजी। और एंथ्रोलॉजी जो है ये एंथ्रोलॉजी का मतलब होता है जिसमें हम लोग ह्यूमन कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, सोसाइटी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उस चीजों को बोलते हैं एंथ्रोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द सेल्स इज नोन एज डैश। अगर हमको सेल्स की स्टडी करनी है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बट व्हाट अबाउट सेकेंड ऑप्शन, हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी मीन्स जब हम लोग टिश्यूज को स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या होती है और फिजियोलॉजी? सबसे पहले फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म को स्टडी करते हैं कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हो रही हैं, वो डिफरेंट प्रोसेसेस क्या क्या उसमें जो उसके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन प्रोसेसेस को जब हम स्टडी करते हैं, जैसे प्लांट्स के अंदर हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिजियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। और साइकोलॉजी का मतलब होता है जब हम लोग माइंड या फिर बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं साइकोलॉजी। So option number A is the right answer. Next question, the study of the extinct animals is called dash. तो हर्पिटोलॉजी, आई होप आप सबको पता होगा, अभी तक जब हम लोग रेप्टाइल्स की स्टडी करते हैं तो उसको हर्पिटोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी जो है ये हम लोग बोलते हैं जब हम लोग बर्ड्स की स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। नाउ द टू ऑप्शंस आर रिमेनिंग कि जियोलॉजी और पैलेंटोलॉजी। अब जियोलॉजी जो है इसका मतलब होता है अर्थ साइंस, जब हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं जियोलॉजी। और पैलेंटोलॉजी जो है, दिस इज द राइट आंसर, इसका मतलब होता है कि जब हम लोग एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Next important question, the medical term used for the sleeplessness के लिए जो medical term होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज इंसोम्निया। बट व्हाट अबाउट अदर टर्म्स? जो somnambulism जो टर्म है इसका मतलब होता है स्लीप वॉक। जब कोई पर्सन अगर नींद में जो है वो चलता है, तो उस चीज को बोलते हैं, उसके लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज सोमनैम्बुलिज्म। हेल्यूसिनेशन होती है, हेल्यूसिनेशन का मतलब जब हम अपने वश में नहीं होते, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। और निक्टिन्यूरिया का मतलब होता है जब नाइट के टाइम पे पर्सन जो होता है वो काफी ज्यादा बार यूरिनेट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निक्टिन्यूरिया। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंसोम्निया। Moving to the next question, the causative agent of the tuberculosis, tuberculosis TB जो disease है इसको कौन cause करता है? So the name of the organism is Mycobacterium tuberculosis, उसको ऑर्गेनिज्म का नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एस्परजिलस जो है इसकी वजह से जो डिजीज कॉज होती है उसको बोलते हैं एस्परजिलोसिस। रैप्डोवायरस की वजह से डिजीज कॉज होती है उसको बोलते हैं रैप्डोवायरोसिस। और एचआईवी की वजह से जो डिजीज कॉज होती है उसको बोलते हैं एड्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ द मैन इज कॉल्ड एज डैश। अब सलाइवा के अंदर 3 डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा एंजाइम है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। देखो, द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अमाइलेज। तो पेप्सिन जो होता है ये वाला एंजाइम जो होता है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज में, जो पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। रेनिन जो होता है ये ब्लड प्रेशर वगैरह को मेंटेन करने में और बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम की रेगुलेशन करने में, सोडियम पोटेशियम जो है वो प्रॉपर अमाउंट में रहे उसमें भी हेल्प करता है। और अमाइलेज जो होता है ये एक एंजाइम होता है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो विद दिस हमने 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे। यू कैन कमेंट डाउन योर स्कोर एज वेल। सो दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियोस में करते जाएंगे। सो कीप योर तैयारी हार्ड। So that is for this particular video. Thank you so much all of you. Now we will meet in the next video with new questions. So all the best. Bye bye. Take care.